हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष पांडे। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ पीपी शिवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में। जैसा कि आप जानते हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस एक स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग बच्चों को IIT JEE की तैयारी करवाते हैं, स्कूलिंग के साथ साथ, और मेडिकल की भी तैयारी करवाते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट को खुले हुए अभी सिर्फ 4 साल हुए हैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस को, लेकिन इन 4 सालों में हमने वो कीर्तिमान हासिल किया है जो बिल्कुल टॉप पर है। हम लोगों का जो इंस्टीट्यूट है वो पूरे गुजरात में नंबर 1 पर है। तो और हमारे बहुत सारे बच्चे आज IITs और NITs और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो टॉप इंस्टीट्यूट है उसकी क्वालिटी पर ईयर बढ़ती जा रही है। और मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एसिलॉन फॉर्म वगैरह पढ़ाया था मैट्रिक्स में। तो अब उसके आगे मैं आपको एसिलॉन फॉर्म के थ्रू ये बताऊंगा कि किस तरीके से एसिलॉन फॉर्म के थ्रू आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। और इस पर एक क्वेश्चन IIT JEE पर जरूर आता है, 100% आता है। और इस पर यदि आप इस टॉपिक को यदि आप ध्यान से देख लेंगे तो आपके 4 नंबर मोस्ट प्रोबेबली फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लीनियर फॉर्म बताया था कि किस तरीके से अपन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि किस तरीके से अपन एसिलॉन फॉर्म के थ्रू लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं तो आपको कोई इक्वेशन लिखकर एक बताता हूँ और उसको अपन ध्यान से देखते हैं, और उसके बाद आपको समझ आएगा कि किस तरीके से वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशन लिखा x + y + z = 3। फिर मैंने लिखा 3x - y - z = 1। फिर मैंने लिखा x + y - z = 1। ठीक है, तो ये मैंने लीनियर इक्वेशन लिखी है। अब इस लीनियर इक्वेशन को यदि आपको सॉल्व करना है तो किस तरीके से अपन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं वो ज़रा ध्यान से आप देखिए। तो इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या है कि जैसे हम पहले उसमें AX = B बनाते थे। किसमें आपको पता है कि जब हम इनवर्स मेथड के थ्रू कर रहे थे तो इसको AX + B बनाते थे। लेकिन यहाँ पर यदि आपको बनाना है तो पहले आप इसको AX + B के फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे 1 1 1 3 -1 -1 1 1 -1। ये हो गया आपका A, ये हो गया X, ये हो गया Y, ये हो गया Z, ये हो गया आपका 3 1 1। इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए पहली बार समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद अब आपको करना क्या है कि आप इन दोनों को मर्ज कर दीजिए। जैसे A और B को मर्ज कर दीजिए। इसे जॉर्डन मेथड भी बोलते हैं, लेकिन ठीक है, एसिलॉन फॉर्म के थ्रू ही जॉर्डन मेथड ने आगे इसको क्लियर किया है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं पहले मैं वो सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे 1 1 1 3 -1 -1 1 1 -1, ये हो गया आपका A। इसमें डबल कॉलम लगाकर आप जो B है B को भी लिख दीजिए 3 1 1। तो इसमें ये जो पोर्शन है वो A है, ये पोर्शन जो है वो B है, लेकिन इस पूरे पोर्शन को बोलेंगे C। इस पूरे मैट्रिक्स को बोलेंगे C। ये एक मैट्रिक्स आ गई जिसका नाम है C। एक मैट्रिक्स है जिसमें ये वाला पोर्शन A है और ये वाला पोर्शन मैट्रिक्स का B है। जो टोटल कंबाइंड पोर्शन है उसे बोलेंगे मैट्रिक्स C। अब मुझे इस मैट्रिक्स को एसिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आप एसिलॉन फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो आप जानते हैं, तो वो मैं 1 बाय 1 आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, एसिलॉन फॉर्म में आपको इसको कन्वर्ट करना है तो बेसिकली आप क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, पहले इसको 0 बनाएंगे, तो इसको 0 बनाते हैं। तो इसको 0 बनाने में आप जो ऑपरेशंस लगाएंगे, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे पहले इसको लिख देता हूँ। ऑपरेशन इसमें लगाने वाले हैं, आप R2 को चेंज करेंगे किस तरीके से, R2 - 3R1, और आप R3 को जो चेंज करेंगे वो चेंज करेंगे R3 - R1, क्योंकि सिंपल माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा।
मैंने आपको बताया है कि जो तरीका है, तो पहले इन दोनों को जीरो करना है, उसके बाद में इसके बारे में सोचना है। पहले आप इसके बारे में मत सोचिए कि आपको लालच आ रहा होगा कि इन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो वो लालच बिल्कुल मत करिए। आपका मोटिव है इसको जीरो बनाना और इन दोनों को जीरो बनाना। ये आपका, मैंने आपको बताया था कि एसिलॉन फॉर्म में ये तरीका है कि पहले वाले एलिमेंट में 1 रहेगा, फिर जीरो, एक जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, इस तरीके से हर रो में जीरो बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे 3 ही रो हैं, तो रैंक इसकी 3 या 2 हो सकती है, लेकिन मैं आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। लीनियर इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो ज़रा ध्यान से समझिए। तो मैंने ऑपरेशन लगाया, R2 और R3 में चेंजेस किए हैं, मैंने R1 में कोई चेंज नहीं किया है, तो R1 को आप लिख दीजिए 1 1 1 डबल कॉलन और 3। फिर आप देखिए R2 में चेंज क्या किया है, दिस -3 R1, तो 3 में से 3 गया 0, -1 में से 3 गया -4, और -1 में से 3 गया -4, 1 में से 12 गया, 9 का मल्टीप्लाई किया है, 1 में से 9 गया -8। ठीक है, अब इसमें आप डायरेक्टली माइनस कर दीजिए, तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और -1 में से 1 गया -2, और यहाँ पर 1 में से 3 गया -2। मुझे इसको जीरो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यदि जीरो बना लिया और नहीं होता, ये जीरो नहीं बना होता, तो मुझे इसे जीरो बनाना पड़ता, लेकिन अभी जीरो बनाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब मुझे यदि इसको सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा। आप जानते हैं बेटा, ये x है, ये y है, ये z है, x y z इस तरीके से लिखा हुआ है। ये x का कोफिशिएंट था, ये y का कोफिशिएंट था, ये z का कोफिशिएंट था। दूसरी इक्वेशन में ये x का कोफिशिएंट था, ये y का कोफिशिएंट था, ये z का कोफिशिएंट था। मतलब ये x y z के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये x है पूरा, ये पूरा y है, ये पूरा z है। तो तीसरी रो में देखिए, यहाँ पर जो z आया है, तो आप इसको यदि मैं दोबारा से लीनियर इक्वेशन में लिखूँ, तो तीसरी रो में आइए, तो -2 और यहाँ पे z लिखेंगे आप, -2z इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2। तो अब जरा देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सिंपल, कितनी आसानी से z की वैल्यू 1 आ गई। अब दूसरी वाली रो को पकड़िए, दूसरी वाली रो में लिखा हुआ है -4y, क्योंकि ये y है, -4z इज इक्वल टू -8। तो -4y -4 इंटू 1 इज इक्वल टू -8। तो -4y -4 ये हो जाएगा, तो +4 उधर जाकर हो जाएगा, तो -8 +4 कुल मिलाकर ये हो गया -4y इज इक्वल टू -4। तो y की वैल्यू भी आ गई 1। इस तरीके से y की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आप z की वैल्यू यदि निकालना चाहते हैं तो z की वैल्यू भी यहीं पे आप सीधे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, ये लिखा हुआ है x + y + z इज इक्वल टू 3। तो x y की वैल्यू भी 1 है, z की वैल्यू भी 1 है, और ये आ गया 3। तो x क्या हो गया, सीधा 1, x भी 1 आ गया, y भी 1 आ गया, और z भी 1 आ गया। तो आपने देखा कितनी आसानी से इसमें लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, और ये लीनियर इक्वेशन कितनी आसानी से अपनी सॉल्व होकर अपने सामने आ गई है। तो ये है जॉर्डन मेथड बोल सकते हैं आप इसको, या आप इसको एसिलॉन मेथड के थ्रू ही आप सिंपल बोलिए। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी, क्योंकि नाम से क्वेश्चन नहीं आता। जॉर्डन मेथड बोले जाए या एसिलॉन मेथड बोला जाए, दोनों ही मेथड में इस मेथड का अपन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने बेसिकली कुछ भी नहीं किया है। ए और बी को दोनों को कंबाइन कर दिया है। कंबाइन करने के बाद मैंने इसको एक नया नाम दिया है सी। अब ये पूरा मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद मैंने उसको सिर्फ एसिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। एसिलॉन फॉर्म में यहाँ 1 और 1 होता है, लेकिन उस 1 और 1 को नहीं 1 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। आप 1 कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं 1 करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए 1 और 1 करने के चक्कर में मत पड़िए। तो इस तरीके से ये दोनों हो गया। अब इसके बाद मैंने -2z इज इक्वल टू -2 सॉल्व करके दिखाया, क्योंकि इसको z मानना है। इसको, ये पूरी z की कॉलम है, ये पूरा y का कॉलम है, और ये पूरा x का कॉलम है। तो इसमें 0x 0y और -2z इज इक्वल टू -2। यहाँ पर 0x -4y -4z इज इक्वल टू -8। यहाँ पर x + y + z इज इक्वल टू 3। इस तरीके से तीनों इक्वेशन लिखनी है। नीचे से स्टार्ट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हो गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कि किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करनी होगी। एनालिसिस करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैं आपको इसी के थ्रू प्रॉपर्टी बताता हूँ बेटा, ये बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि इसी का उपयोग है आगे और बाकी कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो जेड की जगह पर जीरो होता, सपोज जेड की जगह पर जीरो होता और यहाँ पर ये नंबर -2 लिखा हुआ होता, तो जेड की जगह जीरो होता तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाती इस केस में। अभी आप इस केस में मुझे बताइए रैंक ऑफ सी क्या है, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी दोनों बराबर है, क्योंकि रैंक ऑफ ए यदि देखना है तो आप सी को बंद कर दीजिए, ये है रैंक, क्योंकि ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, तो रैंक ऑफ ए इज व्हाट 3। और यदि आप पूरे को देखेंगे, पूरे मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स को देखिए, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो सी है वो भी क्या है 3 है, और 3 का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि 3 ही वेरिएबल्स थे XYZ, तो उन 3 वेरिएबल्स को मैंने लिख दिया। तो इस केस में जब ऐसा केस आ जाए, ये मैं आपको प्रॉपर्टी बताने लगा हूँ, ये प्रॉपर्टी है, यदि ऐसा आ जाए कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी आपस में बराबर हो, तो इस तरीके से हमेशा XYZ की एक वैल्यू आएगी जो आपने निकाली है। जेड की वैल्यू एक ही आई है, एक का मतलब 1 नहीं आएगी, कोई एक नंबर आएगा, जेड की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू 2 आ गई, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, इस तरीके से कोई एक नंबर आएगा दोनों तीनों का आंसर, मतलब यूनिक सोल्यूशन इसे बोलते हैं। तो इस केस में आपको मिलेगा यूनिक सोल्यूशन, ये ध्यान से समझना, इस केस में आपको मिलेगा यूनिक सोल्यूशन। लेकिन यदि दूसरे वाले केस की यदि बात करूं, मैं दूसरा वाला केस की बात करूं कि मान लीजिए यहाँ पर जीरो हो, यहाँ पर मान लीजिए इस एलिमेंट में यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है, तो आप खुद बताइए मुझे रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, क्योंकि पूरे जीरो हो गया, तो रैंक ऑफ ए हो गई 2, रैंक ऑफ ए 2 हो गई। लेकिन यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर यदि नंबर लिखा हुआ है तो रैंक ऑफ जो सी है, रैंक ऑफ सी तो 3 रहेगी ना, क्योंकि यदि आप रैंक ऑफ सी की रो देखेंगे तो रो में यहाँ पर तो नंबर लिखा हुआ है ना, तो क्योंकि रैंक ऑफ सी का मतलब है पूरा मैट्रिक्स, तो पूरे मैट्रिक्स में यहाँ पर तो ये तो जीरो हो गया है, ये जीरो है, लेकिन यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, तो ये वाला एलिमेंट में कोई ना कोई एलिमेंट है, इसलिए इसको नॉन जीरो रो बोलेंगे। ये भी नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो रो। तो इस केस में जब यहाँ पर जेड नहीं है लेकिन जेड की वैल्यू है, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि जेड है ही नहीं और जेड की वैल्यू दी हुई है। तो जेड नहीं है लेकिन जेड की वैल्यू यदि दी हुई है, तो इस सिचुएशन में आप ये बोलेंगे कि नो सोल्यूशन, इस सिचुएशन में कोई सोल्यूशन नहीं आया। और हुआ क्या इस सिचुएशन में कि रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। क्यों? क्योंकि रैंक ऑफ सी की वैल्यू 3 है और रैंक ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए है। तो इस सिचुएशन में आप हमेशा बोलेंगे कि नो सोल्यूशंस आएंगे, नो सोल्यूशन क्यों आया है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जेड तो है ही नहीं, इसको जीरो मैंने मान लिया ना, कि इसको मैं यदि जीरो मान लूँ, यहाँ पर यदि जीरो है और यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है, तो जब जेड है ही नहीं और जेड की वैल्यू है तो ऐसा संभव है ही नहीं। तो जेड नहीं हो और जेड की वैल्यू दी हुई हो, तो इस सिचुएशन में आपका हमेशा आएगा नो सोल्यूशन। तो जब भी नो सोल्यूशन का क्वेश्चन अपन करेंगे तो इसको हमेशा जीरो मान लेंगे और इसको मान लेंगे कि इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ये ध्यान रखना है कि जब भी नो सोल्यूशन का क्वेश्चन करेंगे तो दिस नंबर इज इक्वल टू जीरो एंड दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तीसरी सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ। तीसरी सिचुएशन में क्या है कि मान लीजिए ये एलिमेंट भी जीरो हो जाए और ये एलिमेंट भी जीरो हो जाए, यानी कि रैंक ऑफ ए, अब आप रैंक ऑफ ए यदि देखेंगे तो रैंक ऑफ ए आपको यदि ये जीरो हो जाएगा तो रैंक ऑफ ए आपको 2 दिखेगा और ये भी जीरो है क्योंकि, तो रैंक ऑफ सी आप पूरी रैंक देखेंगे तो क्योंकि ये भी एलिमेंट पूरा हर एलिमेंट इसका जीरो हो गया है, तो सी की भी रैंक आपको क्या दिखाई देगी, 2 रैंक दिखाई देगी। तो ये भी एलिमेंट जीरो हो जाए और ये भी एलिमेंट जीरो हो जाए तो दोनों ही केसेस में रैंक जो आएगी वो रैंक दोनों की 2 हो जाएगी। मतलब इस सिचुएशन में भी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ 2 दोनों बराबर हो गई। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी, लेकिन इट इज़ लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इट इज़ लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल्स 3 थे लेकिन रैंक आ रही है 2। तो इस सिचुएशन में ना जेड है और ना जेड की वैल्यू है, तो अपन क्या करेंगे इस सिचुएशन में, जेड की कोई वैल्यू के मान लेंगे, जेड की कोई वैल्यू मान लेंगे के, क्योंकि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी दोनों बराबर हो गए हैं 2 के, और 2 क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल से छोटा है। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी दोनों आपस में बराबर है, 2 और 2 है दोनों की रैंक, क्योंकि दोनों को मैंने क्या कर लिया है, 0 और 0 मान लिया है, इसको भी 0 मान लिया है और इसको भी 0 मान लिया है। तो दोनों ही 0 होने की वजह से रैंक ऑफ ए
इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी तो हो गया है, लेकिन ये लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के। इस सिचुएशन में जब जेड है ही नहीं, ना जेड है और ना ही जेड की वैल्यू है, तो ना जेड है ना जेड की वैल्यू है, तो इस सिचुएशन में अपन ये बोलते हैं कि जेड को के मान लेते हैं। जेड को के मानेंगे तो के हिसाब से वाई की वैल्यू भी के फॉर्म में आएगी, वो मैं आपको सॉल्व करके अभी बताऊँगा। तो के फॉर्म में आएगी और वाई की वैल्यू के फॉर्म में आएगी, तो फिर जब तीसरी इक्वेशन में रखेंगे तो वाई और जेड दोनों के हैं, तो फिर एक्स भी के फॉर्म में आएगा। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं मैनी सोल्यूशन। ऐसा क्वेश्चन मैंने वहाँ पर करवाया था, तो यहाँ पर भी वैसे ही क्वेश्चन होगा। तो इस सिचुएशन में जो आंसर आएंगे उसको बोलेंगे मैनी सोल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस, या इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी जब भी मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्वेश्चन कर रहा हूँगा तो मुझे ये भी जीरो लेना पड़ेगा ज़बरदस्ती, और ये भी ज़बरदस्ती जीरो करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें हमेशा अननोन पूछा जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा या म्यू या के की वैल्यू बताइए, जबकि ये मैनी सोल्यूशन देगा, तो आपको ये भी जीरो करना है और ये भी जीरो करना है। इसको ज़बरदस्ती जीरो कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि लेमडा और म्यू की वैल्यू लेमडा और म्यू की वैल्यू पर आंसर इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस आएंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी बराबर हो, लेकिन वो बराबर किस तरीके से हो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो, तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। लेकिन रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी बराबर नहीं है, यानी कि ये वाला एलिमेंट तो जीरो हो गया लेकिन ये वाला एलिमेंट जीरो नहीं है, तो इस सिचुएशन में दोनों की रैंक बराबर नहीं होगी, तो इस सिचुएशन में हमेशा नो सोल्यूशन आएगा। तो नो सोल्यूशन का जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, इसको तो जीरो मान लेंगे लेकिन इसको जीरो नहीं मानेंगे। और लास्ट केस जो मैंने आपको बताया, लास्ट केस में रैंक तो बराबर है लेकिन रैंक क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। नंबर ऑफ वेरिएबल सपोज 3 है और रैंक आपकी दोनों की 2 आ रही है, यानी कि ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। इसका मतलब रैंक ऑफ ए भी 2 है और रैंक ऑफ सी भी 2 है। तो इस सिचुएशन में मैनी सोल्यूशंस आएगा, इसको बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो इतना मैंने आपको इस लेक्चर में बता दिया है। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, इसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें मैनी सोल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस के क्वेश्चन होंगे, और किस तरीके से उन क्वेश्चन को करेंगे वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो आइए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर को थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर के थ्रू गो थ्रू करते हैं, ठीक है।